बड़े हर्ष का विषय है। आज श्रीमती आतिशी जी माननीय वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट पहली बार सदन में प्रस्तुत करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का 10वां बजट इस दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत हो रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए सबसे पहले दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना भरोसा बना के रखा है। मैं व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके वित्त मंत्री के तौर पर दिल्ली विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने का मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट नहीं प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन आज मैं इस सदन में पिछले 10 साल में दिल्ली की जो बदलती हुई तस्वीर है वो इस सदन के सामने रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, 2013 में जब हम लोग राजनीति में आए ही थे तो मैं देखती थी कि दिल्ली के लोगों का राजनीति से, लोकतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। वो अपनी वोट डालने जाते तो ज़रूर थे, लेकिन ये सोचते थे कि आखिर इस वोट से होगा क्या। उन्होंने देखा था कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान की ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं आता। उसकी ज़िंदगी में दुख, परेशानी, संघर्ष बने ही रहते। जब एक आम इंसान, एक आम परिवार को पहली तारीख को जब उनके हाथ में तनख्वाह आती है तो हर व्यक्ति यही सोचता था कि इससे 1 महीने का खर्चा कैसे चलेगा। 25 तारीख तक आते आते जब घर के सारे पैसे खत्म हो जाते थे तो गृहिणी ये सोचती थी कि बिना किसी पैसे के आखिरी 5 दिन कैसे निकलेंगे। एक आम परिवार में जब कोई बीमार हो जाता था तो इलाज के लिए परिवार को प्राइवेट अस्पताल का महंगा खर्च उठाना पड़ता था। बिल भरने के लिए जेवर गिरवी रखने पड़ते थे, मकान गिरवी रखना पड़ता था। एक आम परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने में भी संघर्ष करना पड़ता था। वो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजता था और इसके बावजूद भी पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक आम आदमी का सिर्फ सरकारों से नहीं, अपनी वोट से भी भरोसा उठने लग गया था। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद की किरण बनकर आए। दिल्ली के लोगों ने उनकी सच्चाई पर भरोसा किया, उनकी ईमानदारी पर भरोसा किया और भारी बहुमत देकर उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाया। हम सभी जो सारे यहाँ पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनू, सचराचर जग माही, काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने 9 सालों में दिल्ली के हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। हर परिवार को सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन देने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि राम राज्य स्थापित करने में, इस सफर में हमें लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन आज मैं केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश करते हुए ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिछले 10 साल में दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आया है। 2014 से 2024 तक का ये सफर दिल्ली और दिल्ली वालों के लिए एक बदलाव का सफर रहा है। चाहे दिल्ली की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो या फिर 2 गुना बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय, चाहे बच्चों के बदले हुए सरकारी स्कूल हों या महिलाओं को मिली टैंकर के लड़ाई झगड़े से आज़ादी, चाहे दिल्ली में बना सड़कों और फ्लाईओवरों का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो
यहाँ एक गरीब परिवार को फ्री में मिलता हुआ अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का इलाज। दिल्ली वालों ने 2014-15 से आज 2024-25 तक निराशा से आशा तक का एक सफर तय किया है। जब हम दिल्ली के लोगों के बीच में जाते हैं अध्यक्ष महोदय, हमें तो अपना रिपोर्ट कार्ड रोज ही मिलता है, चाहे वो बच्चों की, चाहे वो महिलाओं की, चाहे वो बुजुर्गों की मुस्कान से हो। लेकिन आज मैं सदन के सामने पिछले 10 साल में राम राज्य के प्रति दिल्ली के बढ़ते हुए कदमों का रिपोर्ट कार्ड भी रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, रामायण में जब भी अयोध्या जी का वर्णन आता है तो कहा जाता है कि अयोध्या जैसा सुंदर और समृद्ध शहर पूरी दुनिया में नहीं था। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में भी समृद्धि लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में राम राज्य के सफर में एक महत्वपूर्ण द्योतक रहा है दिल्ली शहर की समृद्धि। 2014-15 में दिल्ली का जीएसडीपी 4,95,000 करोड़ था और आज 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है और वर्तमान कीमतों पर आज 11,08,000 करोड़ है। 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपये थी और 2023-24 में वर्तमान कीमतों पर 4,62,000 रुपये हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले नंबर पर है। पिछले 9 सालों में दिल्ली और दिल्ली वासियों की समृद्धि तो बढ़ी ही, साथ ही दिल्ली सरकार की भी समृद्धि बढ़ी है। एक ईमानदार सरकार होने के कारण हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट व्यय 30,940 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 24-25 में केजरीवाल सरकार के 10वें बजट के रूप में मैं 76,000 करोड़ रुपए का बजट आज इस विधानसभा में प्रस्तुत कर रही हूं। देश के इतिहास में शायद ही ऐसी वृद्धि किसी भी और राज्य के बजट में हुई होगी जैसा केजरीवाल सरकार के अंडर हुई है। वर्ष 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय, जो एक तरह से किसी भी राज्य के डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2014-15 में 7,430 रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में इस साल पूंजीगत व्यय 15,089 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014-15 के दुगने से भी ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बढ़ता हुआ बजट दिल्ली की ही समृद्धि का द्योतक है, क्योंकि दिल्ली के 76,000 करोड़ के इस बजट में केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में हमें 1 पैसा भी नहीं मिलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहते हैं कि राम राज्य में कोई गरीब नहीं था, हर परिवार समृद्ध था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये मानते हैं कि गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है और वो है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। दिल्ली के लोगों ने 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री चुना तो उन्होंने शिक्षा को अपना राजधर्म बनाया और पिछले 9 सालों में अपने प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आए हैं। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आप स्कूल के अंदर जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी, ऐसे होते थे दिल्ली की सरकारी स्कूल। पीने का पानी नहीं होता था, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, क्लासरूम में डेस्क नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। जर्जर टूटी सीलन खाई दीवारों वाले अंधेरे क्लासरूम में ऐसा लगता था कि मानो बच्चों की शिक्षा ही कहीं गुम हो गई हो। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता। ऐसा लगता था कि 3 साल के बच्चे की हाथ की लकीर ही उसका भविष्य तय कर देती थी। अगर वो एक अमीर परिवार में पैदा होता और उसके माता पिता एक महंगे प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस दे पाते तो उसे अच्छी शिक्षा मिलती,
उसके बाद वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता और उसके बाद एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी पाता। लेकिन अगर कोई गरीब घर में पैदा होता तो उसके माता पिता को उससे मजबूरी में एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता। शायद वो अपनी स्कूली शिक्षा नहीं पूरी कर पाता। अगर पढ़ाई पूरी हो भी जाती तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना खराब होने की वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। उसे कहीं पे मैकेनिक का काम करना पड़ता था, किसी दुकान में एक छोटे से हेल्पर का काम करना पड़ता था, किसी के घर में काम करना पड़ता था। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, ये तय था कि अमीर परिवार का बच्चा अमीर होगा और गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहेगा। लेकिन ये तो राम राज्य के सपने के बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति थी। लेकिन दिल्ली की इस 10 साल की बदलती हुई तस्वीर में अगर कोई एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ है। केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति ने दिल्ली सरकार के स्कूलों का काया पलट कर दिया। ये सब कुछ बदल गया है। आज एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़कर किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। जैसे हमारे स्कूल के इन बच्चों ने किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार में रोहिणी सेक्टर 23 के स्कूल में पढ़ी शिम्पी के पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। घर का खर्च चलाने में मदद करती थी शिम्पी और आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अपने स्कूल के शिक्षकों की मदद से और बढ़ते हुए इस पढ़ाई के स्तर की वजह से शिम्पी ने IIT JEE का एग्जाम क्लियर किया। आज वो IIT JEE में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। यानी एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की बेटी आने वाले समय में खुद एक फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी। दिल्ली के नंद नगरी स्कूल में पढ़ने वाला हिमांशु भी बड़ी मुश्किल परिस्थिति में जी रहा था। जब वो 11वीं में पढ़ता था तो उसके पिताजी की मौत हो गई। अपना घर चलाने के लिए वो स्कूल के बाद मजदूरी भी करता था। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर अच्छा होने से हिमांशु ने नीट का एग्जाम क्लियर किया और आज वो दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है। तो आने वाले समय में एक गरीब परिवार का मजदूरी करने वाला बच्चा दिल्ली शहर का एक नामी और बड़ा डॉक्टर बनेगा। ये है अरविंद केजरीवाल की शिक्षा। अध्यक्ष महोदय, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज गरीब परिवार के बच्चे भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। अगर मैं शिम्पी और हिमांशु जैसे सभी बच्चों की कहानी बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आपको एक विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक साल यानी 2023-24 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2121 बच्चों ने JEE और नीट की परीक्षा की। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो अपना बिजनेस करेगा और मात्र एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेगा। अध्यक्ष महोदय, यही असली मायने में राम राज्य है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण था शिक्षा का बजट बढ़ाना। शिक्षा पहले ही दिन से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और यही कारण है कि 2015 में सरकार आते ही हमने शिक्षा का बजट डबल कर दिया और लगातार 10 बार से कुल बजट का लगभग 1/4 हिस्सा हम शिक्षा पर ही खर्च करते हैं। 2014-15 के बजट में शिक्षा पर व्यय मात्र 6,554 करोड़ था और हमारी सरकार आज 2024-25 के इस बजट में शिक्षा पर 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि चाहे 2 रोड या फ्लाईओवर कम बन जाएं, लेकिन शिक्षा के लिए पैसे की कभी कमी नहीं होना चाहिए। और प्रभु श्री राम की ऐसी दिल्ली वासियों पर कृपा रही है कि हमारी सरकार में ना तो कभी शिक्षा के लिए पैसे की कमी रही और ना ही फ्लाईओवर और सड़कें बनाने के लिए पैसों की कमी रही। अध्यक्ष महोदय, आज़ादी से लेकर 2014-15 तक की सरकारों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे ही हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध थे। लेकिन सिर्फ 9 साल में
अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनाए हैं। जहां पहले बच्चे जमीन पर बैठते थे, वहीं आज उनकी क्लासरूम में रंग बिरंगे डिजाइनर डेस्क हैं। जहां पहले लैब्स के नाम पर कुछ टूटे फूटे बीकर्स और मकड़ी के जाले होते थे, वहां आज हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग अलग अत्याधुनिक लैब है। जहां पहले ब्लैक बोर्ड भी घिस घिस कर सफेद हो गया था, वहीं अब हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम है। जिन स्कूलों में सीढ़ियां टूटी हुई मिलती थी, आज वहां बच्चों के लिए शानदार लिफ्ट है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले टीन टप्पर के टेंट वाले स्कूल आज टैलेंट वाले स्कूल में बदल गए हैं। 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार किसी सरकार ने शिक्षकों को प्राथमिकता दी। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया कि हम अपने शिक्षकों को भारत और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का यह मानना था, जब तक हम अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे। हमने पिछले 9 सालों में 400 से ज़्यादा दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को कैम्ब्रिज भेजा, तकरीबन 950 टीचर्स को सिंगापुर के विख्यात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ट्रेनिंग के लिए भेजा, 1700 प्रिंसिपल्स को IIM अहमदाबाद में लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा, और इस साल से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी हम IIM अहमदाबाद टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा। हमने पेरेंट्स को स्कूलों से जोड़ने का काम किया। जो पेरेंट्स एक समय में सरकारी स्कूल में जाने से कतराते थे, उन्हें स्कूल के गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। आज मेगा PTM और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से वो अपने बच्चों की शिक्षा में भागीदार बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने 2021-22 में स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसके तहत स्टेम, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के 56 डोमेन्स में 38 स्कूल कैंपस आज पूरी दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। 2014 में जहां सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना किसी गरीब परिवार के लिए मजबूरी होती थी, इस साल हमारे BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की 6000 सीटों पर एडमिशन के लिए 1,40,000 एप्लीकेशंस आए। जिस अनुपात में SOSEs में एप्लीकेशंस आए हैं, शायद उतना IIT JEE में भी नहीं आते जितना हमारे SOSEs में। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारे 3 और स्पेशलाइज्ड स्कूल्स, आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल के पहले ही बैच के 76 बच्चों में से 32 बच्चों ने UPSC द्वारा आयोजित NDA की लिखित परीक्षा को पास कर लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम रहा है स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपल्स की रिकॉर्ड भर्ती। 2014 तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में 34,182 रेगुलर टीचर्स हुआ करते थे। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में 47,914 रेगुलर टीचर्स हैं और लगभग 7,000 की भर्तियां प्रक्रिया इस समय अभी चालू है। 2023 में पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों में UPSC के माध्यम से सीधा 324 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही 389 वाइस प्रिंसिपल्स को भी प्रिंसिपल के रूप में प्रमोट किया गया। इन सब कदमों से सुनिश्चित हुआ कि दिल्ली सरकार के लगभग सभी स्कूलों में आज एक नियमित प्रिंसिपल है, एक स्कूल लीडर है। वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट्स की भागीदारी, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ने आज दिल्ली सरकार के स्कूलों को देश और दुनिया के सबसे शानदार स्कूलों के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बोर्ड का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। और ना सिर्फ इतना, पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की 10 सालों की बदलती तस्वीर सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा क्रांति उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों तक भी पहुंची है। महोदय, 2014 तक
उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार की 3 यूनिवर्सिटीज़, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या 71,416 थी। दिल्ली की 10 साल की इस बदलती हुई तस्वीर का ये एक महत्वपूर्ण द्योतक है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में 20,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं पिछले 10 साल में और आज यहाँ 93,880 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी केजरीवाल सरकार के प्रयासों की बदौलत 2014-15 में टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में 12,204 की तुलना में 2023-24 में सीटों की संख्या 62,000 हो गई है, यानी 40,000 सीटें बढ़ गई। साथ ही हमारी सरकार ने 3 नई यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की है। तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ सीटों और कोर्सेज का विस्तार किया है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बहुत व्यापक स्तर पर विस्तार हुआ है। 2016-17 में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपस करमपुरा और लोधी रोड में शुरू किए गए। 2017 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की शुरुआत हुई। साथ ही नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी 2 नए कैंपस 2020 में जाफरपुर और गीता कॉलोनी में शुरू हुए और 2023 में केजरीवाल सरकार ने आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की भी शुरुआत की है। दिल्ली की शिक्षा में 10 साल में जो तस्वीर बदली है, उसने ये दिखा दिया है कि अगर किसी सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वो हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा और एक बेहतरीन भविष्य दे सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा क्रांति को लाने में अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वो है दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक और मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी। इस सदन में मनीष जी के बच्चों के प्रति प्यार और शिक्षा के प्रति जज्बे को सलाम करती हूँ, क्योंकि शायद इस प्यार और इस जज्बे के बिना इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव संभव है। अध्यक्ष महोदय, राम राज्य का दूसरा सिद्धांत है हर बीमार का इलाज। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक चौपाई है, अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लक्षण। अर्थात प्रभु राम के राज्य में सबके स्वस्थ और सेहतमंद रहने की व्यवस्था है। किसी की भी अल्पायु में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई दुख होता है, सभी सुंदर और निरोग हैं, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना गरीब है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इस परिकल्पना से बहुत दूर हैं। 2014 तक दिल्ली सरकार के भी सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल हुआ करता था। अस्पतालों की गंदगी देखकर भरोसा नहीं होता था कि यहाँ पर इलाज भी हो सकता है। ऐसा लगता था वहाँ की गंदगी देखकर कि एक बीमारी लेकर जाएंगे तो वहाँ से 4 बीमारी और लेकर वापस आ जाएंगे। आप सब याद कीजिए, सरकारी अस्पताल का वो दृश्य, गंदे फर्श, टूटे और बदबूदार टॉयलेट, पीली चद्दरें, ओपीडी काउंटर पर भीड़ और जवाब देने वाला कोई नहीं, दवाई के काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें पर केमिस्ट नहीं। सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम खुद ही बीमार था। अध्यक्ष महोदय, किसी के पास थोड़े से भी पैसे होते थे तो वो सोचता था कि अपने परिवार के सदस्य का इलाज मैं प्राइवेट अस्पताल में करा लूं, लेकिन एक सदस्य की एक बीमारी के इलाज में आने वाले खर्च से ही परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती थी। यहाँ तक कि घर, मकान, जेवर तक गिरवी रखने की नौबत आ जाती थी। अध्यक्ष महोदय, ये कैसी अमानवीयता है जो किसी इंसान को इतना बेबस कर देती थी कि वो अपने पिता की जान या अपने पुरखों की जायदाद में से सिर्फ किसी एक को बचाने की मजबूर हो जाता था। NSSO के 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक सामान्य बीमारी के हॉस्पिटलाइजेशन होने पर दिल्ली के किसी परिवार को 38,000 रुपए तक का खर्च उठाना पड़ता था।
2014 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए थी, यानी सिर्फ एक सामान्य बीमारी का, एक सामान्य हॉस्पिटलाइजेशन होने पर परिवार के सालाना आय का 15% हिस्सा खर्च हो जाता था। और अगर एक बड़ी बीमारी हो जाती तो उसके लाखों के इलाज में परिवार कर्ज के तले दब जाता था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने यह प्रण लिया कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को हम वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो। मुझे बहुत गर्व है कि केजरीवाल सरकार के आने के 9 साल में हमारी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ने मजबूरी से मजबूती तक और निराशा से विश्वास तक का सफर तय किया। आज दिल्ली सरकार के अंतर्गत 38 अस्पताल हैं, जहां रोज 81,000 से ज्यादा ओपीडी मरीजों और हर महीने 65,000 से ज्यादा आईपीडी मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री होता है। 2014 में दिल्ली सरकारी अस्पतालों में 9,523 बेड थे। आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 13,708 बेड हैं और अब हमारे अस्पताल 1.5 गुना ज्यादा मरीजों की देखभाल कर पाते हैं। हमने हर अस्पताल के ओपीडी काउंटर की टाइमिंग बढ़ाई, हर काउंटर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर लगाए, मरीजों की देखरेख के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सीखकर हर अस्पताल में साफ सफाई, सैनिटेशन और सुविधाओं की बेहतरी पर नए सिरे से काम हुआ। एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट तैयार करके हर अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन के प्रोक्योरमेंट को भी सख्ती से लागू किया गया ताकि किसी अस्पताल में दवाइयों की कमी ना हो। महोदय, 2017 में केजरीवाल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की। इसके तहत अगर एक मरीज को दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में सर्जरी के लिए 1 महीने से ज्यादा की तारीख मिलती है तो वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपनी सर्जरी करवा सकता है और उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार देती है। केजरीवाल सरकार की इस पहल के अंतर्गत अब लोग 1580 अलग अलग प्रकार की सर्जरीज प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। 2014 तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए भी लोगों को महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज केजरीवाल सरकार ने इस जर्जर व्यवस्था को बदल दिया है। अब ना केवल अस्पतालों में रेगुलर टेस्ट होते हैं बल्कि बिल्कुल फ्री भी होते हैं। अगर सरकारी अस्पताल व्यस्त हो तो सरकारी निजी सेंटर्स और अस्पतालों के साथ टेस्ट का प्रबंध करती है। फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट के शुरू होने के बाद से अब तक दिल्ली के लोगों ने 5,67,000 से ज्यादा टेस्ट करवाए हैं। सिर्फ अस्पताल के अंदर नहीं, अस्पताल तक पहुंचने के संघर्ष में भी केजरीवाल सरकार परिवारों के साथ खड़ी रही है। 2014 में सरकार के पास मौजूद लगभग 155 कैट्स एम्बुलेंस के मुकाबले आज दिल्ली में 380 कैट्स एम्बुलेंस हैं। इस फ्लीट को हर साल बढ़ाकर हम इस स्तर पर ले आए हैं कि हमारी एम्बुलेंस का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 10 साल में 55 मिनट से घटकर मात्र 15 मिनट। अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति की जान बचाना ही राम राज्य है। जहां हर जिंदगी अनमोल है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास होता है, वही राम राज्य है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ साल पहले तक जब दिल्ली में रोड पर कोई एक्सीडेंट होता था तो घायल की छटपटाते हुए मौत हो जाती थी। लोग एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल ले जाने से डरते थे। उनको लगता था कि अस्पताल उनसे खर्चा मांगेगा और वो केस में फंस जाएंगे। इसी वजह से हमने दिल्ली में फरिश्ते स्कीम की शुरुआत करी। इसके तहत अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल लेकर जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वहां इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। एक्सीडेंट विक्टिम या उसे अस्पताल ले जाने वाले को एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। और अब तक इस स्कीम में हम 22,000 लोगों की जान बचा चुके हैं। इनमें से एक सूरज कुमार है। सूरज कुमार का मयूर विहार फेज 1 में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उन्हें वहां पे पास में एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंबा इलाज चला, कई ऑपरेशन हुए, ट्रीटमेंट का बिल 36 लाख रुपए आया। सूरज कुमार एक फैक्ट्री में काम करने वाला, कुछ हजार रुपए कमाने वाला एक आम मजदूर था। वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी लगा देता तो इतना बड़ा बिल नहीं चुका सकता था।
लेकिन फरिश्ते योजना के तहत सरकार ने उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया। सूरज को एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह एक बड़ी बीमारी या बड़ा एक्सीडेंट परिवार को गरीबी में धकेल देती थी, उस तरह से छोटी बीमारी भी सामान्य परिवार का महीने का बजट बिगाड़ देती थी। अगर किसी को परिवार में बुखार हो जाए और वो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता था, तो डॉक्टर सबसे पहले तो 500 रुपए की फीस देता था। उसके बाद वो एक पर्ची पे लंबी सी दवाइयों की लिस्ट लिख देता था जो 500 या 1000 रुपए की आती थी। साथ में 2-3 टेस्ट लिख देता था जो 500 रुपए के होते थे। यानी एक परिवार के सदस्य के एक सामान्य बुखार में 2000 रुपए तक का खर्चा परिवार को आ जाता था। तो अगर एक परिवार की प्रति माह आय 25,000 रुपए, 30,000 रुपए है, तो वो इस 2000 के खर्चे से भी कतराता था। और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाएं भुगतती थी, क्योंकि महीने का खर्च चलाने के लिए, पैसे बचाने के लिए वो बीमार होने पर भी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। और यही कारण था कि कुछ सालों में उनकी छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं बन जाती थी। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि केजरीवाल सरकार ने इस देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। एक ऐसा मॉडल जहां आपके गली मोहल्ले में, आपके घर के पास ही एसी क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर बैठता है। वहां आपका इलाज भी फ्री है, आपकी दवाइयां भी फ्री हैं और आपके टेस्ट भी बिल्कुल फ्री होते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। 9 सालों में स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाए रखने के बाद आज मैं गर्व से इस बात को कह सकती हूँ कि राम राज्य को साकार करने के प्रयास में हमने दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, जहां रोजाना 64,000 लोगों को मुफ्त में दवाई, इलाज और टेस्ट मिलता है। अब तक जब से मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत हुई है, अब तक मोहल्ला क्लिनिक में 7 करोड़ से भी ज्यादा OPD हो चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को देखने के लिए देश विदेश से लोग दिल्ली आए हैं, चाहे वो तेलंगाना, पंजाब या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हों या यूनाइटेड नेशंस के 2 पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान और बान की मून हो। शायद ही कोई ऐसा हेल्थ केयर मॉडल होगा जिसे देश विदेश में इतनी तारीफ मिली होगी। लेकिन दिल्ली की स्वास्थ्य क्रांति का जिक्र एक नाम के बिना अधूरा रहेगा, और वो है मेरे बड़े भाई सत्येंद्र जैन जी। जिस तरह राम भक्त हनुमान जी आपदा की घड़ी में संजीवनी का पर्वत ही उखाड़ के ले आए थे, उसी तरह सत्येंद्र जैन जी ने दिल्ली की चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से आज सत्येंद्र जैन जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। राम राज्य का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान। जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने हर तबके के लोगों के लिए काम किया है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी ने किसी के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, तो वो दिल्ली की महिलाओं के लिए किया है, अपनी माताओं और बहनों के लिए किया है। एक महिला होने के नाते मुझे इस बात पे गर्व है कि जो महिलाएं सदियों से अपनी जरूरतों को सबसे पीछे रखती आई हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी जरूरतों को सबसे आगे रखा है। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। आज जब केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश हो रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2014 और 2024 की तुलना करें तो दिल्ली की महिलाओं की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने उनकी रोजमर्रा की परेशानियों को समझा और उन्हें सुलझाकर उनको एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास किया। चाहे वो फ्री बिजली पानी देकर महंगाई के इस दौर में महिलाओं के घर खर्चे की चिंता दूर करना हो, या फिर बच्चों को शानदार वर्ल्ड क्लास शिक्षा देकर उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी हो, चाहे पानी के लिए टैंकरों के पीछे घंटों लंबी लाइनों से आज़ादी दिलाना हो, या शानदार मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों के जरिए उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना हो, या फिर बुजुर्ग माताओं को तीर्थ यात्रा पर भेजकर दशकों से उनके मन में तीर्थ पर जाने की ख्वाहिश पूरी करनी हो, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 9 साल में ये सब किया।
अध्यक्ष महोदय, जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी तो मैं दिल्ली सरकार के एक गर्ल्स स्कूल में गई थी और वहाँ पे मैंने जो लड़कियाँ बैठी थी उनसे पूछा कि उनमें से कितनों के भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आपको अचंभा होगा ये सुनकर कि ऑलमोस्ट 95% लड़कियों ने अपना हाथ उठा दिया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अगर एक परिवार के पास थोड़े से भी पैसे होते थे तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और अपनी बेटियों को नज़रअंदाज करके जर्जर सरकारी स्कूलों की ओर धकेल देते थे। लेकिन आज उन्हीं दिल्ली के सरकार के वर्ल्ड क्लास स्कूलों में दिल्ली की लड़कियों को शानदार शिक्षा मिल रही है। हम अपने स्कूलों में 9 लाख से अधिक लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और इस साल आपको ये जान के गर्व होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से 933 लड़कियों ने नीट का और 123 लड़कियों ने जेईई की परीक्षा पास करी। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रही हैं और यहाँ तक कि खुद का बिजनेस शुरू करके और महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। यहाँ पर पहुँची हैं हमारी दिल्ली के सरकारी स्कूल की बेटियाँ। महोदय, 2014-15 में एक आम परिवार की लड़की जब अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज जाना चाहती थी तो माँ बाप इसलिए मना कर देते थे क्योंकि आने जाने में खर्ची बहुत ज़्यादा होता था। बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए काम नहीं करने जाती थीं क्योंकि जितनी तनख्वाह मिलती थी उसका एक बड़ा हिस्सा आने जाने के किराए में चला जाता था। समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान बढ़े, इसके लिए देश के इतिहास में पहली बार दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा बिल्कुल फ्री कर दी गई ताकि एक महिला को दिल्ली में कहीं भी आना जाना हो तो उसे पैसों की चिंता ना करनी पड़े और अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी से मिले पिंक टिकट के साथ वो बेझिझक यात्रा कर सके। अब किसी महिला को घर से बाहर निकलने से पहले पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पिछले कुछ सालों में लगातार महिलाओं की फ्री बस यात्रा की संख्या बढ़ रही है। 2020-21 में पिंक टिकट के साथ 17 करोड़ 70 लाख बार महिलाओं ने फ्री बस यात्रा की, जो संख्या 2022-23 में बढ़कर 40 करोड़ 20 लाख हो चुकी है। यानी हर रोज लगभग 11 लाख महिलाएं हमारी बसों में फ्री सफर कर रही हैं। 2019 से शुरू होकर अब तक मात्र 5 साल में 153 करोड़ बार महिलाओं ने फ्री में बस यात्रा की। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल सरकार के अंतर्गत नहीं आता, फिर भी एक बड़े भाई का धर्म निभाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रयास किए। मुख्यमंत्री सीसीटीवी योजना के तहत आज दिल्ली में 2,60,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। फोर्ब्स इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली शहर के हर स्क्वायर माइल में 1820 से अधिक कैमरा लगाए गए हैं। अब सीसीटीवी सर्वेलेंस पर स्क्वायर माइल के आंकड़े में दिल्ली ने न्यूयॉर्क और लंदन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये है अरविंद केजरीवाल का सेफ्टी पिन नामक एक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2014 में लगभग 7,500 डार्क स्पॉट्स होते थे, जहां अंधेरे की वजह से महिलाएं गुजर भी नहीं पाती थी। इस डर को खत्म करने के लिए केजरीवाल सरकार ने सड़कों को बड़े स्तर पर रोशन किया। 2014 तक पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़कों पर 66,000 लाइटें थीं, जो कि आज बढ़कर 87,000 हो गई हैं। यानी हर किलोमीटर पर 62 से ज़्यादा लाइटें हैं। कॉलोनियों के अंदर भी मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 2,80,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवारों में जब भी कोई बेटी या बहन ससुराल से आती है तो उसके बड़े भाई या उसके पिताजी उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेटी को अपनी ज़रूरतों के लिए किसी से कुछ मांगना ना पड़े। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना।
और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज़्यादा की हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह की सम्मान राशि। तो चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली किसी बिटिया को एक्स्ट्रा किताबों की ज़रूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही किसी बेटी को कोचिंग की ज़रूरत हो, या एक घर में रहने वाली महिला को सिनेमा हॉल में मूवी देखने की इच्छा हो, अब अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें हर महीने 1,000 रुपये। अध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जहां महिलाओं की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, और जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां किए गए सारे अच्छे काम भी निष्फल हो जाते हैं। मुझे भरोसा है कि दिल्ली में हो रहे महिला सुरक्षा और सम्मान के इन प्रयासों से भगवान श्री राम का आशीर्वाद सभी दिल्ली वासियों को जरूर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, उम्र के एक पड़ाव पर आकर हर बुजुर्ग सोचता है कि तीर्थ यात्रा कराऊं, भगवान के दर्शन कराऊं, लेकिन कई बार मन में इच्छा होने के बावजूद भी वो जा नहीं पाते, तीर्थ यात्रा कर नहीं पाते। कभी पैसे की कमी होती है, कभी कोई साथ देने वाला नहीं होता, कभी कोई इंतजाम करने वाला नहीं होता। लेकिन ये दिल्ली के लोगों का सौभाग्य है कि 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के रूप में उनको सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मिला, उनको अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा मिला है। एक ऐसा बेटा जिसने दिल्ली के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा करवाने की जिम्मेदारी ली है। इसलिए 2019 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत हमारी तीर्थ यात्रा की ट्रेनें अयोध्या जी, मथुरा, वृंदावन, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, तिरुपति बालाजी इत्यादि जगह पर जाती हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए बुजुर्गों को सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़ता है और वो अपने साथ एक अटेंडेंट को लेकर जा सकते हैं। बाकी सारा इंतज़ाम, चाहे वो एसी ट्रेन का हो, लोकल टूर का हो, खाने पीने की व्यवस्था का हो, ज़रूरत के सामान का हो, वो दिल्ली सरकार करती है। आज मैं ये बात गर्व के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 2019 से आज तक 92 ट्रेन के माध्यम से 87,000 से ज़्यादा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। आने वाले साल में भी हम इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रामायण की शायद सबसे मार्मिक कहानी श्रवण कुमार की है, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के इस आधुनिक युग में अगर कोई श्रवण कुमार है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं असली राम राज्य वहां, भूखा ना कोई सोए जहां। इस सिद्धांत को यथार्थ करने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं। दिल्ली में 10,897 आंगनवाड़ियां हैं, जिनके माध्यम से हम 8 लाख महिलाओं और बच्चों की पोषण की व्यवस्था करते हैं। रोज 3 से 6 साल के 1,80,000 बच्चों को पौष्टिक गर्मा गर्म खाना मिलता है। 3 साल तक के 3,40,000 बच्चों को पंजीरी नुमा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और 1,20,000 गर्भवती और लैक्टेटिंग माताओं को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है। ये सब करने के लिए हमने दिल्ली में 11 शानदार वर्ल्ड क्लास किचन बनाए हैं। साथ ही देश के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट से बच्चों के लिए खाने की मेन्यू तैयार करवाई गई है, जिससे बच्चों के लिए ज्वार, बाजरा, रागी, राजमा, छोले, दाल जैसी हाई प्रोटीन चीज़ों से उनके पसंद के आहार बनाए जा सके। साथ ही दिल्ली में मिड डे मील योजना के तहत हम रोज़ाना दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में 20 लाख से अधिक बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाते हैं।
आंगनवाड़ियों और स्कूलों के इन प्रयासों से दिल्ली में कुपोषण बहुत कम हुआ है। 2014 में दिल्ली में सीवियर और मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन से प्रभावित तकरीबन 2 लाख बच्चे थे और आज ये संख्या 90% घटकर मात्र 16,814 है। महोदय, इसी तरह केजरीवाल सरकार डूसिब के 198 शेल्टर होम्स में 17,000 बेघर लोगों के लिए भी पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करती है। सर्दियों में ये संख्या 20,000 से भी ज़्यादा हो जाती है। 2024-25 में पोषण से जुड़ी इन सब योजनाओं के लिए हमने 664 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, शहीदों के सम्मान से बड़ा पुण्य का काम किसी व्यक्ति या किसी सरकार का नहीं होता। केजरीवाल सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो शहीदों के सम्मान में उनके परिवारों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देती है। सरकार में आते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश की रक्षा करते हुए अपने जान गंवाने वाले शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देनी शुरू करी। महोदय, आज मैं इस सदन के समक्ष उन कुछ जाबाजों की कहानी साझा करना चाहती हूँ। द्वारका निवासी मेजर रघुनाथ भारतीय सेना की 3री बटालियन पैराशूट रेजिमेंट में थे। संभावित घुसपैठ के बाद खुफिया जानकारी के आधार पर 5 मई 2022 को सुखदार जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक अभियान शुरू किया। वहां लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक सैन्य ऑपरेशन में वो शहीद हो गए। नांगलोई निवासी श्री दिनेश कुमार सीआरपीएफ के 205 कोबरा बटालियन के बतौर इंस्पेक्टर नियुक्त थे। 2013 में छत्तीसगढ़ में एक आईईडी ब्लास्ट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। लंबे समय तक बीमार रहे। 2017 में उनका निधन हो गया। अध्यक्ष महोदय, फायरमैन प्रवीण कुमार भोरगढ़ फायर स्टेशन में तैनात थे। उसी दौरान सीआईएसएफ कैंप के पास फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई। प्रवीण कुमार ने जांबाजी के साथ आग बुझाई, लेकिन वो स्वयं झुलस गए और उसके बाद सेप्टिक शॉक के कारण इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। दिनेश कुमार, मेजर रघुनाथ, प्रवीण कुमार सहित 35 शहीदों को केजरीवाल सरकार ने पिछले 9 सालों में 1 करोड़ रुपए की सम्मान। सिर्फ जांबाज सेनानियों के परिवारों को नहीं, कोविड-19 की महामारी के दौरान 95 फ्रंटलाइन वर्कर्स जो दिल्ली वालों की जान बचाते हुए शहीद हुए, उनके परिवारों को भी केजरीवाल सरकार ने 1-1 करोड़ की सम्मान राशि दी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में ऐसे जांबाज पहले भी थे, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें पहचान नहीं दी, उनके परिवार को सम्मान नहीं दिया। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश की सेवा कर रहे दिल्ली के जाबाजों को ये भरोसा दिया है कि भगवान ना करे कि अगर मुझे अपनी ड्यूटी करते वक्त कुछ हो गया तो मेरे मुख्यमंत्री मेरे घर का, मेरे परिवार का ख्याल। राम राज्य का अगला सिद्धांत है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। रामायण में कहा गया है कि प्रभु श्री राम के राज्य में हर इंसान, पशु और जीव को न्याय स्वयं भगवान राम के दरबार से ही मिलता था। प्रभु श्री राम के दरबार में हमेशा सभी के लिए द्वार खुले रहते थे ताकि वे अन्याय से अपनी प्रजा की रक्षा कर सकें। लेकिन आज के आधुनिक युग में कोर्ट में और न्याय की उम्मीद में लेकर जाते हुए लोगों को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और जजेस की कमी होने के कारण देश भर में लगभग 5 करोड़ कोर्ट केस लंबित हैं, जिस कारण लोगों को न्याय की आस में सालों तक इंतजार करना पड़ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय का समय पर ना मिलना अपने आप में ही एक अन्याय है। लेकिन दिल्ली के लोगों को समय पर न्याय मिले, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 2014-15 में न्याय व्यवस्था के लिए कुल बजट मात्र 760 करोड़ होता था। केजरीवाल सरकार ने न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए साल दर साल उस बजट को बढ़ाया और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज ये 4 गुना बढ़कर 3098 करोड़ रुपए हो गया। इसी बढ़ते हुए बजट की बदौलत दिल्ली में कोर्ट रूम्स की संख्या 2014 में 512 से बढ़कर आज 2024 में 749 तक पहुंच गई है। साथ ही दिल्ली में जजों की संख्या 2014 में 526 से लेकर आज 2024 में 840 तक पहुंच गई है। 2024-25 में केजरीवाल सरकार रोहिणी, करकरडूमा, शास्त्री पार्क और राउज एवेन्यू में
4 शानदार कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण शुरू करवा रही है। केजरीवाल सरकार के 10वें बजट में हम दिल्ली को 250 नए कोर्ट रूम्स का तोहफा दे रहे हैं कि दिल्ली वालों को न्याय मिलने में। एक मजबूत लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ साथ केजरीवाल सरकार लोगों को कोर्ट के केस लड़ने के लिए वकील भी उपलब्ध करवाती है। अक्सर एक आम आदमी महंगे वकीलों का खर्चा नहीं उठा पाता, जिससे या तो वो केस लड़ नहीं पाता या केस वापस लेने को मजबूर हो जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से ज़रूरतमंदों को बिना किसी खर्च के वकील मुहैया करवाती है, ताकि वे अपना पक्ष कोर्ट में रख सकें और न्याय की राह पर पैसे की कमी एक बाधा ना बने। DSLSA के माध्यम से 2016 में सिर्फ 33,000 लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज मिली थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि अब ये आंकड़ा लगभग 4 गुना हो गया है और 2022-23 में DSLSA के माध्यम से 1,25,000 लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री लीगल सर्विसेज मिली है। केजरीवाल सरकार के आने से पहले एक आम आदमी को सरकारी दफ्तरों में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक छोटे से डॉक्यूमेंट के लिए धक्के खाने पड़ते थे, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, सरकारी दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों की उपेक्षा झेलनी पड़ती थी और हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। लेकिन हमने डोर स्टेप डिलीवरी और सर्विसेज के माध्यम से दिल्ली वालों को सरकारी दफ्तरों में हो रहे इस अन्याय से बिल्कुल मुक्त करा दिया। अब पहले की तरह किसी को भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, या सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, या किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, बस 1076 हेल्पलाइन पर आपको एक कॉल करना है, सरकार आपके घर आकर काम करवाती है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि साल 2018-19 में शुरू होने के बाद से 1076 हेल्पलाइन के जरिए 6,22,000 से ज़्यादा लोगों को सरकारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राम राज्य में ना कोई दरिद्र होता है, ना दुखी होता है, ना दीन होता है। हर परिवार समृद्ध होता है। आज के इस आधुनिक दौर में ये समृद्धि युवाओं को रोजगार दिलवाने से आएगी। ये पिछली सरकारों की नाकामी है कि देश में बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर है कि आज पढ़े लिखे युवाओं को दर दर नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। लेकिन दिल्ली में युवाओं को स्किल्ड और जॉब रेडी बनाने की दिशा में हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs एक शानदार भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में केजरीवाल सरकार शहर भर में 19 ITIs चला रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रोग्रामिंग, 3D मॉडलिंग तक ITI के छात्रों को हर क्षेत्र में टेक्निकल शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग मिल रही है। और पिछले साल ITI से निकलने वाले 10,000 से ज़्यादा छात्रों को टोयोटा, मारुति, माइक्रोसॉफ्ट जैसी मशहूर कंपनियों में नौकरियां मिली हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 9 सालों में अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी छात्रों को जॉब रेडी करने के लिए पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। 21वीं सदी की ज़रूरतों को समझते हुए हमने इनमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में कई आधुनिक डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए हैं, ताकि हमारे युवा आने वाली कल की इकोनॉमी के लिए आज से तैयार हो जाएं। महोदय, केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। आज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में 18,529 छात्र स्किल रिलेटेड कोर्सेज पढ़ रहे हैं और इस वर्ष हमारे छात्रों को स्किल कोर्सेज के बाद 10 लाख तक का सैलरी पैकेज मिला है। महोदय, ये कामयाबी सिर्फ किसी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक सीमित नहीं है। IIIT दिल्ली का प्लेसमेंट रेट 2023-24 में 75% रहा। इस वर्ष में IIIT दिल्ली का हाईएस्ट पैकेज 49 लाख रुपए रहा। NSUT का प्लेसमेंट रेट 2023-24 में 75% था। वहां पर हाईएस्ट सैलरी पैकेज 80 लाख रुपए तक पहुंच गया। 2023-24 में दिल्ली सरकार की इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन IGDTUW का प्लेसमेंट रेट 85% रहा
और वहाँ पर हाईएस्ट सैलरी पैकेज 82 लाख रुपए तक पहुँच गया। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार की यूनिवर्सिटीज़। हालांकि दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आज हमारा देश एक जॉब क्राइसिस के बीच में खड़ा है। मैकिन्जी की 2020 की इकोनॉमिक रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक पूरे देश में 9 करोड़ नॉन एग्रीकल्चरल नौकरियों की ज़रूरत होगी। लेकिन ये नई नौकरियां आएंगी कहाँ से अगर देश का हर युवा सिर्फ नौकरियों की लाइनों में खड़ा रहेगा और एक से दूसरी से तीसरी सरकारी नौकरियों की परीक्षा देता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ही हमारी देश की बेरोजगारी मिटा सकता है। इस दिशा में 2019 में हमने अपने स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट और काबिल बनाना कि वो पढ़ाई के बाद नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। ये केजरीवाल सरकार का ध्येय है। इस करिकुलम के प्रैक्टिकल कंपोनेंट बिजनेस ब्लास्टर्स के तहत दिल्ली सरकार के स्कूलों में 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को 2000 रुपए का सीड मनी दिया जाता है, जिससे वो अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर कोई छोटा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। हमारे छात्र लॉजिस्टिक्स बिजनेस, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स, ब्लूटूथ स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग, डार्क चॉकलेट्स बनाना, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बनाना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इत्यादि के फील्ड में ना सिर्फ अपने शानदार स्टार्टअप से पैसे कमा रहे हैं, बल्कि स्कूल से पास आउट होने से पहले ही बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी दे रहे हैं। इस मॉडल को और सशक्त बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स की शुरुआत की है, जहां पर 122 छात्रों को उनके स्टार्टअप्स के लिए इंडस्ट्री लीडर्स की मेंटरशिप से लेकर फंडिंग तक के लिए सपोर्ट मिल रहा है। अनंत शर्मा दिल्ली की केजरीवाल सरकार के ट्रिपल आईटी दिल्ली में पढ़ रहा एक सामान्य छात्र था। 2019 में अपनी ग्रेजुएशन के दिनों में ही उसने ट्वीक लैब्स नाम की एक स्टार्टअप की शुरुआत की, जो एक नई किस्म की स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का आविष्कार था। ट्रिपल आईटी दिल्ली के इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर में उसने एक छोटी सी शुरुआत करके उसकी कंपनी ने इतनी तरक्की करी कि अनंत को मशहूर बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक में जगह मिली। उसने देश के सबसे विख्यात उद्योगपतियों के सामने अपने बिजनेस को पिच किया और 60 लाख रुपए की फंडिंग शार्क टैंक पे पाई। अनंत इस बात का प्रमाण है कि अगर काबिलियत को सरकार का साथ मिले तो दिल्ली और देश के जो पढ़ने वाले जो कॉलेजेस के युवा हैं अपने शानदार बिजनेस आइडियाज से पूरे देश को बदल सकते हैं। और हमारे कॉलेजेस से अनेकों ऐसे अनंत निकले। इसलिए इस वर्ष से केजरीवाल सरकार अपनी सभी यूनिवर्सिटीज़ और आईटीआईज़ में बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर की शुरुआत कर रही है। इसके तहत हमारे छात्रों को अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए सीड मनी और सपोर्ट मिलेगा। इन स्टार्टअप्स में केजरीवाल सरकार इस वर्ष 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। अध्यक्ष महोदय, आइए हम 10 साल के बाद की दिल्ली की कल्पना करते हैं। अगर हमारे स्कूल और कॉलेजेस से निकलने वाले हर वर्ष 40,000 से ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ में से मात्र 5% भी सफल हो गए तो 10 साल बाद दिल्ली और देश में 2000 बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाएंगी, जो देश और दिल्ली से बेरोजगारी और गरीबी जड़ से निकालेंगी। अध्यक्ष महोदय, यही असली राम राज्य होगा। अध्यक्ष महोदय, रावण के वध के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए तो हर घर में दिए जलाए गए, दीपावली मनाई गई। कहते हैं राम राज्य का मतलब ही है कि हर घर रोशन रहेगा। लेकिन आज दिल्ली के लोगों को अपना घर रोशन करने के लिए दीपावली का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। आपको याद होगा कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगना एक सामान्य बात होती थी, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 2014 तक की गर्मियों में दिल्ली में 8-8 घंटे लंबे पावर कट होते थे। ना सिर्फ पावर कट होते थे, बिजली महंगी भी होती थी। एक समय ऐसा था जब अपना बिजली का बिल भरने के लिए परिवार को अपने अन्य खर्चों को काटना पड़ता था।
लेकिन आज 9 साल की अरविंद केजरीवाल सरकार के बाद दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और 22 लाख से ज़्यादा परिवारों के बिजली का बिल ज़ीरो आता है। 2014 में जब दिल्ली वासी पावर कट और महंगी बिजली से जूझ रहे थे, तब बिजली की पीक डिमांड 5,800 मेगावाट थी। लेकिन पिछले 9 सालों में केजरीवाल सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि 2023-24 में दिल्ली ने 22 अगस्त को 7,438 मेगावाट की अपनी पीक डिमांड को बिना किसी पावर कट के पूरा किया। हम अक्सर सुनते हैं कि जिन राज्यों में बिजली का दाम सरकारें कम रखती हैं, वहाँ जो बिजली की कंपनियाँ होती हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे की कमी की वजह से जर्जर हालत में पहुँच जाता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार की जनवरी में निकली डिस्कॉम रेटिंग्स में दिल्ली के तीनों डिस्कॉम्स को A+ रेटिंग मिली है। देश के 3 टॉप डिस्कॉम्स दिल्ली के हैं, तीनों मुनाफे में हैं और फिर भी दिल्ली वालों को फ्री बिजली मिलती है। बताइए, ये राम राज्य नहीं है तो क्या है? राम राज्य से प्रेरित सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ अपने लोगों के नहीं, साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी है। यही कारण है कि केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ दिल्ली वासियों की समृद्धि के लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ाई, बल्कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस किया। आज दिल्ली की पावर सप्लाई में लगभग 30% बिजली ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी से आती है। आज दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली 255 मेगावाट बिजली रूफटॉप सोलर पावर प्लांट में प्रोड्यूस होती है। दिल्ली सरकार की 1280 सरकारी बिल्डिंग की छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगे हैं और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि 2024-25 में दिल्ली सरकार की हर बिल्डिंग की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार का ये टारगेट है कि 2027 तक 4,500 मेगावाट यानी कुल पावर सप्लाई का 25% सोलर एनर्जी से ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। पानी सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, एक सम्मानजनक जीवन की आधारशिला है। 2014 में इस सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दिल्ली के लाखों लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। चाहे अनाधिकृत कॉलोनियाँ हों जहाँ वर्षों से पानी की लाइनें नहीं बिछी थी, या झुग्गी बस्तियाँ हों जहाँ रहने वाली महिलाओं को और लड़कियों को सुबह 4 बजे उठकर अपने घर के पास टैंकरों के इंतजार में लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। टैंक में पाइप डालकर पानी निकालने के लिए टैंकर माफिया के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। दिल्ली की 1/3 से ज़्यादा आबादी रोज इस अमानवीय परिस्थिति से जूझती थी। एक व्यक्ति के पानी का अधिकार, अध्यक्ष महोदय, अमीरी या गरीबी नहीं तय कर सकती है। पानी का अधिकार दिल्ली के नवजीवन कैंप की झुग्गियों में रह रहे एक परिवार को भी उतना है जितना महारानी बाग में रह रहे परिवार को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसी विजन के साथ दिल्ली में पहली बार 20,000 लीटर पानी फ्री देना शुरू किया। आज दिल्ली के 62.5 घरों में यानी 17 लाख परिवारों को पानी बिल्कुल फ्री मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार के आने के बाद दिल्ली के कुल 9,34,000 घरों को पहली बार पानी की सप्लाई मिली। आज दिल्ली में पानी की उपलब्धता 840 MGD से बढ़कर 1,009 MGD हो गई है। अनाधिकृत कॉलोनियों में और झुग्गियों में युद्ध स्तर पर पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। शायद ही दिल्ली में आज कोई ऐसा झुग्गी क्लस्टर होगा जहां घर घर तक पानी की लाइन ना पहुंची। आज 99.6% अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पानी की पाइपलाइन मौजूद है। 1,031 अनाधिकृत कॉलोनियों में अब सीवर नेटवर्क से जोड़कर इनमें 4,243 किलोमीटर की सीवर की लाइन डाली गई है। केजरीवाल सरकार ने 2014 के बाद से 2,422 किलोमीटर पानी की और 3,100 किलोमीटर सीवर की जर्जर लाइनों को बदलकर नई लाइनें डलवाई हैं। हमारा ये प्रयास रहा है कि दिल्ली में पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधा हर व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, रामायण में अयोध्या के सौंदर्य का विस्तृत वर्णन है। किसी भी आधुनिक शहर का सौंदर्य उसका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। शहरों में नई सड़कें और फ्लाईओवर का निर्माण
इसकी सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ शहर की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाते हैं। पिछले 10 साल की दिल्ली की बदलते हुए चित्र में एक बड़ा बदलाव सड़कों और फ्लाईओवरों के एक विशाल नेटवर्क के तौर पे आया है। पिछले 9 साल में केजरीवाल सरकार ने यातायात को सुगम बनाने के लिए 30 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास का निर्माण किया है। इनमें रिंग रोड पर भलसवा, बुराड़ी, मुकुंदपुर, जगतपुर फ्लाईओवर, मधुबन चौक से मुकरबा चौक के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज, शास्त्री पार्क सीलमपुर फ्लाईओवर, दक्षिणी दिल्ली में आश्रम चौक अंडरपास व फ्लाईओवर, सराय काले खान फ्लाईओवर, आउटर रिंग रोड पर आरटीआर फ्लाईओवर और बेनेटो जुआरेज अंडरपास इत्यादि। इन फ्लाईओवर्स के बनने से न केवल ट्रैफिक कंजेस्शन कम हुआ है, बल्कि जिन सड़कों को पार करने में घंटों लगा करते थे, अब वो इन फ्लाईओवर्स बन जाने से मिनटों में पार हो जाती हैं। 2017-18 तक दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे कंजेस्टेड शहर था। दिल्ली की आबादी और गाड़ियां दोनों बढ़ी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इतनी सड़कें, एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाईओवर बनाए कि आबादी और गाड़ियां बढ़ने के बावजूद दिल्ली में ट्रैफिक कंजेस्शन में भारी कमी आई है और अब दुनिया में कंजेस्शन के मामले में चौथे नंबर से दिल्ली 44वें नंबर पे पहुंच गया है। यानी सड़क पर गाड़ियां बढ़ने के बावजूद भी केजरीवाल सरकार ने सड़क पर कंजेस्शन कम किया है। न सिर्फ दिल्ली की बड़ी सड़कें और फ्लाईओवर्स, बल्कि दिल्ली सरकार की कॉलोनियों को जोड़ने वाली इंटरनल सड़कों के निर्माण पर भी फोकस किया। मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के तहत अब तक 850 किलोमीटर की कॉलोनी के अंदर की सड़कें बनाई गई हैं। दिल्ली के हर निवासी को सार्वजनिक यातायात की अच्छी सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एक बड़ा बदलाव आया है। मार्च 2015 तक दिल्ली मेट्रो का कुल रेल नेटवर्क 193 किलोमीटर था और इसमें 144 मेट्रो स्टेशन थे। पिछले 9 वर्ष में दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क लगभग दुगना होके 393 किलोमीटर हो गया है और स्टेशंस की संख्या बढ़कर 2088 हो गई। मेट्रो में 2014 में रोजाना लगभग 24 लाख लोग यात्रा करते थे और आज 2024 में लगभग रोज 60 लाख से अधिक लोग मेट्रो में यात्रा करते हैं। मेट्रो आज दिल्ली के हर कोने तक पहुंच गई है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे समयपुर बादली हो, टिकरी कला हो, बदरपुर बॉर्डर हो या शिव विहार। दिल्ली में न केवल मेट्रो का दायरा बढ़ा है, यहाँ बसों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि 1650 इलेक्ट्रिक बसों के साथ दिल्ली में आज इलेक्ट्रिक बसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बेड़ा है। आज दिल्ली में 7582 आधुनिक बसों की शानदार फ्लीट है, जो दिल्ली के अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। साथ ही केजरीवाल सरकार द्वारा 2080 9 मीटर की ई बसें खरीदी जा रही हैं, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मोहल्ला बस के तौर पर इस्तेमाल होंगी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 2025 तक दिल्ली में 10,000 से भी ज़्यादा बसें होंगी, जिसमें से 80% इलेक्ट्रिक होंगी। अध्यक्ष महोदय, भगवान श्री राम के जीवन ने सिखाया है कि जो समाज में सबसे उपेक्षित है, उनके बारे में सबसे पहले सोचना हमारा धर्म है। इससे प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों की दशा और दिशा बदलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया है। आज दिल्ली में लगभग 1800 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जिसमें दिल्ली की 30% से ज़्यादा आबादी रहती है। एक समय ऐसा था जब नेताओं को अनऑथराइज कॉलोनी सिर्फ वोट मांगने के समय याद आती थी। वो वहाँ पे वोट मांगने तो जाते थे, पर जब चुनाव जीत कर आते थे तो वहाँ के लोगों को जाके कहते थे कि इन कॉलोनियों में सरकारी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। वहाँ ना पीने का पानी था, ना सड़कें थी, ना सीवर थे, ना नालियाँ थीं। ये कॉलोनियाँ गंदगी से अटी रहती थीं। इनमें से ज़्यादातर कॉलोनियों में वो प्रवासी लोग रहते थे जो दिल्ली में एक बेहतर ज़िंदगी के लिए सपना संजो कर आए थे, लेकिन यहाँ उनके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो इन अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को हर संभव सुविधा देने को हमने अपनी प्राथमिकता बनाया। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लोगों को एक सम्मानजनक जीवन दिया।
इन कॉलोनियों में हमने पानी और सीवर की लाइनें डलवाईं, नालियां बनवाईं और साथ साथ 1355 ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें 5175 किलोमीटर की सड़कें बनी। लेकिन ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी केजरीवाल सरकार इन कॉलोनियों का और भी विकास करेगी। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आने वाले वर्ष 2024-25 में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए बजट में 902 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक मैंने दिल्ली की 10 साल की बदलती हुई तस्वीर को सदन के सामने रखा है। ये बदलती हुई तस्वीर अरविंद केजरीवाल जी की वचनबद्धता का प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, महाराज दशरथ द्वारा माता कैकेयी को दिए हुए एक वचन को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम सब कुछ त्याग कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, कंदमूल खाने पड़े, जमीन पर सोना पड़ा। 14 साल तक भगवान श्री राम ने संघर्ष किया, मुश्किलों का सामना किया, लेकिन अपने वचन को निभाने से पीछे नहीं हटे। इसीलिए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक उसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि वो दिल्ली वासियों को बेहतर जिंदगी देंगे, उन्हें सम्मानजनक जीवन देंगे, उनके बच्चों को शानदार शिक्षा देंगे, उन्हें बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे। इस वचन को पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया है। पिछले 9 साल में हमारे विरोधियों ने अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने का हर संभव प्रयास किया है, हर काम में अड़ंगा डाला है, हर पॉलिसी को फेल करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह तमाम मुश्किलों के बावजूद भी भगवान श्री राम अपने वचन से पीछे नहीं हटे, उसी तरह पिछले 9 सालों से अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली वासियों को दिए गए अपने वचन को निभाने से पीछे नहीं हटे। अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष से दिल्ली वालों की जिंदगी बदल गई है। अब महिलाओं को पानी के टैंकर के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। अनाधिकृत कॉलोनी में रह रहे लोगों को अब सड़क, पानी, सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकी हैं। जो महिलाएं सालों तक अपने घर की 4 दीवारी में बंद थीं, वो पिंक टिकट के माध्यम से अब घर से बाहर निकल सकती हैं। जो बुजुर्ग जो दशकों से तीर्थ यात्रा पर जाने की कयास लगाए बैठे थे, अब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की बदौलत फ्री तीर्थ यात्रा कर पा रहे हैं। वो परिवार जिसने सीमा पर अपना बेटा खोया था, उन्हें सम्मान मिला है। गरीब परिवारों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिली है। हर व्यक्ति को बेहतर इलाज मिला है। मुझे गर्व है कि पिछले 9 सालों से तमाम अड़चनों के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वासियों से किया अपना हर वादा निभाया है, चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं ये नहीं कहती कि हमने सब कुछ कर दिया, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन पिछले 9 सालों में जितना काम हुआ है, जितनी मुश्किलों के बावजूद हुआ है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले वर्ष में भी राम राज्य को साकार करने का प्रयास जारी रहेगा। और अब इस वर्ष का बजट प्रस्ताव पेश करने से पहले मैं दिल्ली की आर्थिक स्थिति पर थोड़ी बात करना चाहती हूँ। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSTP में 9.17% की दर से वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 10,15,000 करोड़ रुपए से बढ़कर इस साल 11,08,000 करोड़ रुपए हो जाना अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली का GSTP वर्तमान कीमतों पर 15.13% और स्थिर कीमतों पर 7.85% बढ़ा है। दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी की 1.55% है, लेकिन दिल्ली का राष्ट्र GDP में योगदान इससे दुगने से भी ज़्यादा है। 2023-24 में दिल्ली का राष्ट्र GDP में योगदान स्थिर कीमतों पर 3.89% होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित बजट का अनुमान 74,900 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ये संख्या 2022-23 में व्यय की गए
64,110 करोड़ रुपए से 16.83% अधिक है। 74,900 करोड़ रुपए के प्रस्तावित संशोधित बजट अनुमान में 56,440 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 16,460 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के तहत है। वर्ष 2023-24 में स्थापना एवं अपरिहार्य व्यय 35,100 रुपए के स्वीकृत बजट अनुमान से बढ़कर संशोधित अनुमान में 35,275 करोड़ रुपए हो गया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023-24 के दौरान संशोधित अनुमान में 825 करोड़ रुपए की द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदान मांगों की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं पूरक अनुदान मांगों के लिए सदन से अनुरोध करती हूं। और अब मैं सम्मानित सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान पेश करती हूं। वर्ष 2023-24 का संशोधित बजट का अनुमान 74,900 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान इससे बढ़कर 76,000 करोड़ रुपए है। बजट अनुमान में 60,911 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 15,089 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय शामिल है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने हमेशा दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया है। केंद्र सरकार कर और शुल्क के केंद्रीय पूल से सभी राज्यों को उनका हिस्सा देती आई है, मगर दिल्ली को अपने हक का हिस्सा कभी नहीं मिला। जहां अन्य राज्यों को केंद्र सरकार से सभी करों का 41% हिस्सा मिलता है, वहीं केंद्रीय पूल से दिल्ली का हिस्सा वर्ष 2001-2 से 2022-23 तक केवल 325 करोड़ रुपए बना रहा और 2023-24 में वो भी जीरो हो गया। अगर केंद्र सरकार ये सौतेला व्यवहार ना करे और दिल्ली को बजट में उसका उचित हिस्सा दे, तो दिल्ली का हिस्सा टैक्सेस में 7,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। लेकिन केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के बजट में 10 सालों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित 76,000 करोड़ रुपए के कुल व्यय में 58,750 करोड़ रुपए कर राजस्व से, 1,000 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 10,000 करोड़ रुपए लघु बचत ऋण से, 379 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, जीएसटी कॉम्पनसेशन से शून्य, 3,223 करोड़ रुपए केंद्रीय योजनाओं से और केवल 1,061 करोड़ रुपए भारत सरकार के सहायता अनुदान के रूप में है और बाकी राशि आरंभिक शेष से पूरी की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, कोई भी राज्य तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां की लोकल बॉडी सशक्त ना हो। इसे देखते हुए हमारी सरकार स्थानीय निकायों को वर्ष 2024-25 के बजट में कुल 8,423 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। इसमें से 3,153 करोड़ रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई के लिए हैं, 2,955 करोड़ रुपए बुनियादी कर दायित्व BTA और 2,315 करोड़ रुपए स्टैंप और पंजीकरण शुल्क तथा पार्किंग शुल्क के रूप में दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार लगातार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को देती आई है और साल दर साल ये बढ़ता आया है। इस साल भी मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को ही आवंटित किया जा रहा है। नए स्कूल व क्लासरूम्स बनाने के लिए हमने 190 करोड़ रुपए और मौजूदा क्लासरूम्स के मेंटेनेंस के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग को प्राथमिकता देते हुए हमने इस साल SCRT के टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली का गौरव है और आने वाले समय में सभी जोन्स में इसकी विस्तार की योजना है। SOSEs के लिए इस वर्ष 42 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल वर्चुअल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आई है। दिल्ली में कई बार खराब मौसम के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ता है। स्कूलों के बंद होने के बाद भी बच्चों की शिक्षा ना रुके, इसके लिए दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल एक शानदार उपाय के तौर पे सामने आया है। इसके नए स्टूडियो इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-लर्निंग मटेरियल तैयार करने के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह संविधान के 72nd और 73rd अमेंडमेंट ने
पंचायतों और लोकल बॉडीज के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति को लोगों के करीब पहुंचा दिया। ठीक उसी तरह राइट टू एजुकेशन एक्ट ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के द्वारा स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स के हाथों में स्कूल से जुड़े निर्णय लेने की शक्ति दी है। स्कूल को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, अधिकारियों के सामने हाथ न जोड़ने पड़े। इसलिए इस साल हमारी सरकार ने दिल्ली शिक्षा क्रांति के स्तंभ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के स्कूल लेवल फंड के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम और उसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट बिजनेस ब्लास्टर्स ने 2 सालों में दिल्ली के में एक युवा एंटरप्रेन्योर्स की फौज खड़ी कर दी है। इसके लिए बजट अनुमान 2024-25 में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड कोचिंग स्कीम सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को जेईई मेन एंड एडवांस और नीट की परीक्षाओं की तैयारी में मदद करती है, जिसके तहत 600 विद्यार्थियों के लिए को 2023-24 में छात्रवृत्ति के लिए चुना गया। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, खेल भी जितना, पढ़ाई जितना ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली में हमारे खिलाड़ियों को बेहतर स्पोर्ट्स सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए इस वित्त वर्ष में हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 118 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया। इस साल उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए हम 1212 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर रहे हैं। दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज़ के लिए 165 करोड़ रुपए, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 56 करोड़ रुपए, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए 42 करोड़ रुपए, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 41 करोड़ और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए 92 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। साथ ही हमने अपने ITIs के लिए 242 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए। महोदय, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार यूनिवर्सिटीज़ और ITIs में भी बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर की शुरुआत कर रही है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में मैं 15 करोड़ रुपए प्रस्तावित करती हूँ। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि इस साल हम शिक्षा के क्षेत्र में 16,396 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे अस्पतालों में अच्छी सुविधा बनी रहे, हमारे अस्पताल वर्ल्ड क्लास बने रहें, इसलिए इस वित्त वर्ष में दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए 6,215 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में LNJP अस्पताल के लिए 719 करोड़, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के लिए 497 करोड़, GB पंत अस्पताल के लिए 490 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के लिए 352 करोड़ रुपए, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के लिए 350 करोड़ रुपए, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल के लिए 291 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मोहल्ला क्लिनिक के अपने शानदार मॉडल के जरिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में गरीब से गरीब व्यक्ति के इलाज को सुगम बना दिया है। दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक के जरिए शानदार इलाज मिलता रहे और नई मोहल्ला क्लिनिक्स खोलने के लिए इस साल मैं 2,212 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही हूँ। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ज़रूरी दवाइयों की कमी ना हो और हर ज़रूरतमंद को समय पर निःशुल्क दवाइयाँ मिल सकें, इसके लिए वित्त वर्ष में 658 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। दिल्ली में वर्तमान में 11 अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। इन अस्पतालों को बनने के बाद दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 11,500 बेड्स बढ़ेंगे। साथ ही केजरीवाल सरकार अपनी मौजूदा अस्पतालों को रीमॉडलिंग भी करवा रही है, जिससे अस्पतालों के बेड्स में और भी इजाफा होगा। इस वित्त वर्ष में नए अस्पतालों के निर्माण और रीमॉडलिंग के तहत मौजूदा अस्पतालों के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के दिल्ली आरोग्य कोष के अंतर्गत मुफ्त इलाज, सर्जरी, रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेवाएं और चिकित्सा उपचार की सुविधा दी जा रही है। इस साल दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा फ्री उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज कैट्स की नई एम्बुलेंस खरीदने के लिए मैं बजट में 194 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित कर रही हूं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में 58,86,000 घरेलू बिजली उपभोक्ता है, जिसमें से 68.33% यानी 40,22,000 घरेलू उपभोक्ताओं को केजरीवाल सरकार की सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। साल 2023 में दिल्ली में 3 करोड़ 41 लाख बिजली के बिल जीरो आए। आने वाले साल में भी केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को फ्री बिजली देती रहेगी। दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 तैयार की है, जो अभी गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में है और उम्मीद है कि जल्द लागू होगी। जो भी उपभोक्ता 400 से अधिक यूनिट इस्तेमाल करता है, सोलर पैनल लगाने के बाद उनका भी बिजली का बिल जीरो आने लगेगा। केजरीवाल जी की सोलर पॉलिसी के तहत सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी तो देगी ही, साथ ही सोलर पैनल में प्रति यूनिट बिजली उत्पादन के लिए भी पैसे देगी। महोदय, वर्ष 2024-25 में मैं विद्युत क्षेत्र के लिए 3,353 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के हर घर को पानी और सीवर की सुविधा का अधिकार मिले, इस दिशा में मैं दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ का बजट प्रस्तावित करती हूँ। आज दिल्ली में 7,582 बसों की फ्लीट मौजूद है, जिसमें रोजाना 41 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं। इसे और बढ़ाने की दिशा में 1900 नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए कंसेशन एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इस साल में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में पिंक टिकट के जरिए महिलाओं को फ्री बस यात्रा की स्कीम जारी रखने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के प्रयासों से दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का रास्ता साफ हो चुका है। इसके तहत जनकपुरी वेस्ट से रामकृष्ण आश्रम कॉरिडोर, दिल्ली एरो सिटी से तुगलकाबाद स्टेशन कॉरिडोर, मजलिस मार्ग से मौजपुर कॉरिडोर के कुल 3 कॉरिडोर्स के निर्माण के लिए एमओयू को मंजूरी दी गई है। 65.2 किलोमीटर के इन 3 मेट्रो कॉरिडोर्स पर 45 स्टेशन होंगे। इस वित्त वर्ष में दिल्ली मेट्रो के लिए मैं 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित करती हूँ। दिल्ली की तरक्की की आधारशिला केजरीवाल सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी बेहतर बनाने की दिशा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मैं 5,702 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करती हूँ। महोदय, केजरीवाल सरकार ने शानदार न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इस दिशा में हम 4 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, जिनकी कुल लागत है 1,108 करोड़ रुपए। जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए एक नई योजना का भी प्रस्ताव है और इस योजना के लिए 2024-25 में बजट अनुमान में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं विधि एवं न्याय विभाग व न्यायालयों के विभिन्न कार्यों के लिए 2024-25 के बजट में 3,098 करोड़ रुपए प्रस्तावित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के किसी भी राज्यों में सड़कों की गुणवत्ता से इकोनॉमी की रफ्तार तय होती है। जितना ज़्यादा सड़कों पर सरकार खर्च करती है, उतना ही ज़्यादा आम आदमी के लिए समय और पैसों की बचत मुमकिन है। इस दिशा में वर्तमान में दिल्ली में कई फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर काम तेज़ी से चल रहा है। इसमें शामिल हैं बारापुल्ला फेज 3, मेट्रो के साथ मिलकर बनाए जा रहे 2 डबल डेकर फ्लाईओवर करावल नगर घोंडा ब्रिजपुरी एक्सटेंशन जंक्शन पर और रानी झांसी रोड जंक्शन से आज़ादपुर कॉरिडोर पर। नंद नगरी से गगन सिनेमा जंक्शन पर फ्लाईओवर बन रहा है। आनंद विहार आरओबी से अप्सरा बॉर्डर आरओबी तक का फ्लाईओवर बन रहा है। मुकरबा चौक आउटर रिंग रोड पर बॉक्स पुशिंग से एक अंडरपास बन रहा है।
पंजाबी बाग फ्लाईओवर और राजा गार्डन फ्लाईओवर के बीच इंटीग्रेटेड कॉरिडोर का काम करीब 80% पूरा हो चुका है। तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम 2024-25 के अंत तक दिल्ली में 8 नए फ्लाईओवर दिल्ली वासियों को समर्पित करेंगे। दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाकर दुनिया की सबसे शानदार रोड नेटवर्क में शामिल करने की मिशन के तहत दिल्ली के सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए 2024-25 में मैं 1768 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों के जीवन में सुधार लाने को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कें और नालियों के विस्तार का काम युद्ध स्तर पर जारी रहेगा और बजट अनुमान 2024-25 में इस काम के लिए 902 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसे MLA लैड के नाम से जाना जाता है, इसके तहत सड़क, गलियां, स्ट्रीट लाइट इत्यादि को दुरुस्त किया जा रहा है। इस योजना के तहत साल 2023-24 में 1002 नए प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए, जिसमें से 717 पूरे भी हो चुके हैं। विकास कार्यों को जारी रखने के लिए बजट 2024-25 में MLA लैड स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना और मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत दिल्ली की सड़कों और गलियों की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है और डार्क स्पॉट्स घटाकर सड़कों को सुरक्षित बनाया गया है। बजट अनुमान 2024-25 में इस योजना के तहत सड़कों और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए 275 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवास और शहरी विकास की योजनाओं के लिए 9,800 करोड़ रुपए प्रस्तावित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के गांव की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। गांव को तरक्की की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इस साल केजरीवाल सरकार दिल्ली के 360 से अधिक गांव में 1000 किलोमीटर सड़कें बिछाएगी। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के गांव के विकास के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन देने का काम कर रही है। केजरीवाल सरकार लगभग 9,03,000 जरूरतमंदों को हर महीने 2,000 से 2,500 रुपए तक वित्तीय सहायता दे रही है। इसमें 4 लाख वरिष्ठ नागरिक, 3,75,000 विधवा एवं संकटग्रस्त महिलाएं और 1,23,000 दिव्यांगजन शामिल हैं। इन लाभार्थियों के लिए 2024-25 के बजट में 2,714 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2024-25 में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए केजरीवाल सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। इसका नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना होगी। इस क्रांतिकारी योजना के तहत 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रति महीने 1,000 रुपए की राशि मिलेगी। निम्नलिखित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी: 1, जो अभी सरकार की किसी और पेंशन स्कीम का हिस्सा हैं; 2, जो स्वयं सरकारी कर्मचारी हों; या 3, जो इनकम टैक्स पेयर हो। स्कीम के लिए पात्र होने के लिए महिला का दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। स्कीम के लिए पात्र महिला को एक फॉर्म भरना होगा और साथ ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वो किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनकम टैक्स पेयर नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर उस महिला को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर्म के साथ हर महिला को अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए इस बजट में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
महोदय, सामाजिक उत्थान और महिला सशक्तिकरण को समर्पित केजरीवाल सरकार की इन योजनाओं के लिए मैं समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और SC/ST OBC कल्याण विभाग के लिए 6,216 करोड़ रुपए प्रस्तावित करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट के पहले भाग में सरकार की नीतियों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। अब मैं सरकार के राजस्व बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करूंगी। वर्ष 2023-24 में जनवरी 2024 तक GST और VAT के लिए टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष की तुलना में 13.96% की वृद्धि के साथ 31,445 करोड़ रहा। अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल सरकार ने पिछले 9 सालों में हमेशा व्यापारियों और व्यापार की बेहतरी के लिए काम किया है। ईमानदार आदमी परेशान ना हो और सरकार का राजस्व बढ़ा रहे, इस दिशा में हमने व्यापारियों के लिए नियम को आसान बनवाने की कोशिश की। इसी का नतीजा है कि पिछले सालों में दिल्ली में व्यापार और टैक्स कलेक्शन दोनों में वृद्धि हुई है। आज दिल्ली में कुल 7,88,000 GST करदाता हैं, जिसमें से दिल्ली सरकार के अधीन 4,82,000 करदाता आते हैं। बाकी 3,06,000 करदाता केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने दिल्ली में ऑडिट प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। ग्राउंड इंटेलिजेंस, बीफा यानी बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड एनालिटिक्स पोर्टल, GSTN के अपने पोर्टल की इंटेलिजेंस को आधार बनाते हुए दिल्ली सरकार लगातार स्पेशल ऑडिटिंग करवा रही है ताकि टैक्स की चोरी ना हो सके। ऑडिटिंग प्रोसेस के जरिए हमने 167 स्पेशल ऑडिट्स करके इस वर्ष 5,321 करोड़ की टैक्स डेफिशिएंसी को पकड़ा है। इसी ग्राउंड इंटेलिजेंस के दम पर फर्जी व्यापारियों के खिलाफ भी केजरीवाल सरकार सख्ती से एक्शन लेती हुई आई है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमें इन सब पोर्टल से मिलती हैं, उनका फील्ड वेरिफिकेशन करने के बाद हमने 2,911 फेक फॉर्म्स को सस्पेंड किया है और 1,316 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। अब केजरीवाल सरकार का अगला कदम GST के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और पूरी GST टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को फेसलेस बनाना है। इस दिशा में हमारी सरकार IIT हैदराबाद के साथ मिलकर एक डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के जरिए रिटर्न्स ट्रैक करने, मॉनिटरिंग करने, रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगा। इससे डिफॉल्टर्स और टैक्स चोरी का पता लगाने और उन पर एक्शन लेने में भी सहायता होगी। ये पूरी प्रक्रिया सिस्टम में पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी और साथ ही फेसलेस होने के कारण टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के भ्रष्टाचार को भी खत्म करेगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार आबकारी राजस्व में वृद्धि और प्रभावी तरीके से उत्पाद विनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार फेसलेस इन्फोर्समेंट और एक्साइज इंटेलिजेंट ब्यूरो को मजबूत करने जैसे उपायों के जरिए शराब के अवैध कारोबार से मुक्ति सुनिश्चित करने और शहर में लिकर का क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने 2022 से उत्पाद शुल्क आधारित व्यवस्था बहाल कर दी है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रोजगार मुहैया कराने, टैक्स जनरेशन और पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकार लिकर सप्लाई सिस्टम मैनेजमेंट की मौजूद तकनीक को बढ़ाने और उन्नत कराने के लिए भी कई तकनीक विकसित कर रही है। वर्ष 2023-24 में जनवरी 2024 तक वाहन टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष की तुलना में 11.88% की वृद्धि के साथ 2,687 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2023-24 में जनवरी 2024 तक स्टैंप और पंजीकरण शुल्क, भू राजस्व सहित का टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष की तुलना में 16.81% की बढ़ोतरी के साथ 5,797 करोड़ रुपए रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सलाम करती हूँ। जिस जिम्मेदारी और लगाव के साथ एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाता है, ठीक उसी जिम्मेदारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के अपने परिवार के लिए सरकार को चलाया है। उन्होंने दिल्ली के हर इंसान का ख्याल रखा है, चाहे एक पिता की तरह बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो या एक बेटा बनकर बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजना हो,
चाहे वो बहन के हाथ में हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि देनी हो या भाई का इलाज करवाना। इस 10 साल के सफर में अरविंद केजरीवाल जी ने ये सभी जिम्मेदारियां दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों के परिवार के लिए निभाई हैं। मुझे विश्वास है कि दिल्ली वाले अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के राम राज्य को साकार करने के इस संकल्प में उन पर सदैव अपना आशीर्वाद और प्यार बनाकर रखेंगे। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली वालों के इस प्यार के साथ अगले 5 साल भी केजरीवाल सरकार ही इस विधानसभा में होगी। जय हिंद, जय भारत। बैठिए। इससे पूर्व कुछ बाकी है? करिए। Honorable Speaker, sir, I present demands for the grants of... ये तो एक सेकंड, ये तो मैं बोलूंगा। अच्छा, नहीं, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर लिखा 2 मिनट बैठिए। इससे पहले कि माननीय वित्त मंत्री अनुदानों की मांगे प्रस्तुत करें, हमारे मध्य में आतिशी जी की माता श्री तृप्ता वाही यहाँ उपस्थित हैं। उनके पिता श्री विजय कुमार सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से मेरे सब सभा को निकाल। अनुदानों की मांगे वर्ष 2024-25। अब माननीय वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे। Honorable Speaker, sir, I present demands for grants for the financial year 24-25 before the House. इन अनुदान मांगों पर सदन में बजट पारित करने के दौरान विचार किया जा सकेगा। अनुदानों की पूरक मांगे वर्ष 2023-24 के लिए अब वित्त मंत्री 2023-24 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड पेश करेंगे। Honorable Speaker, sir, I present the second and final batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 before the House. अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा। डिमांड नंबर 2 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख रुपए व कैपिटल में 1 लाख रुपए है। कुल राशि 3 लाख रुपए है। सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 2 पास हुई। डिमांड नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिसमें रेवेन्यू में 90 करोड़ 66 लाख 49 हज़ार रुपये व कैपिटल में 1 लाख रुपए, कुल राशि 90 करोड़ 67 लाख 49 हज़ार रुपये है। सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 3 पास हुई। डिमांड नंबर 4 फाइनेंस, जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख रुपए व कैपिटल में 5 लाख रुपए, कुल राशि 7 लाख रुपए है। सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 4 पास हुई। डिमांड नंबर 5 होम, जिसमें रेवेन्यू में 3 लाख रुपए व कैपिटल में 2 लाख रुपए, कुल राशि 5 लाख रुपए है। सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 5 पास हुई। डिमांड नंबर 6 एजुकेशन, जिसमें रेवेन्यू में 6,50,000 रुपये है। सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 6 पास हुई। डिमांड नंबर 7 मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, जिसमें रेवेन्यू में 13 लाख 14 हज़ार रुपये तथा कैपिटल में 7 लाख रुपए, कुल राशि 20 लाख 14 हज़ार रुपये। सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 7 पास हुई। डिमांड नंबर 8 सोशल वेलफेयर, जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 56 करोड़ 28 लाख 71 हज़ार रुपये तथा कैपिटल में 5 अरब 36 करोड़ 29 लाख रुपए है। कुल राशि 6 अरब
22,55,71,000 रुपये सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 8 पास हुई। डिमांड नंबर 10, जिसमें रिवेन्यू में ये डिमांड नंबर 10 डेवलपमेंट, जिसमें रिवेन्यू में 9 लाख रुपए तथा कैपिटल में 4 लाख रुपए, कुल राशि 13 लाख रुपए है, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 10 पास हुई। डिमांड नंबर 11 अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स, जिसमें रिवेन्यू में 7 लाख रुपए तथा कैपिटल में 14 लाख रुपए, कुल राशि 21 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 11 पास हुई। हाउस ने कुल मिलाकर रिवेन्यू में 2,47,35,84,84,000 रुपये तथा कैपिटल में 5,36,83,00,000 रुपये, कुल राशि 7,83,98,00,000 कैपिटल में ना 5,36,63,00,000 रुपये, कुल राशि 7,83,98,84,00,000 रुपयों की सप्लीमेंट्री डिमांड को मंजूरी दे दी है। दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल 2024, बिल नंबर 1 ऑफ 2024। अब वित्त मंत्री दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर बिल नंबर 1 बिल 2024 को हाउस में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेगी। Honorable Speaker, sir, I seek permission of the House to introduce the Delhi Appropriation Number 1 Bill 2024 to the House. वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। अब माननीय वित्त मंत्री बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। Honorable Speaker, sir, I introduce the Delhi Appropriation Bill Number 1 to the House. अब बिल पर क्लॉज वाइज विचार होगा। पर्सन है कि खंड 2, खंड 3 व शेड्यूल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2, खंड 3 एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गए। पर्सन है कि खंड 1 प्रेम्बल और टाइटल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रेम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गए। अब माननीय वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल 2024 को पास किया जाए। Honorable Speaker, sir, the House may now please pass the Delhi Appropriation Number 1 Bill 2024. माननीय वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 1 बिल 2024 पास हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 5 मार्च 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी माननीय सदस्य वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित लंच के लिए सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद।